हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 29th लेक्चर ऑफ आवर 1000 MCQ सीरीज एंड दीज MCQs आर ऑन सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग पर MCQs ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट 5 लेक्चर से मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट पे MCQ स्टार्ट किया है। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने सारे ही 28 पार्ट जो MCQ की मैं अपलोड कर चुकी हूँ वो सारे ही देख लिए होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे ये जो MCQs है मैं आप सभी को ध्यान में रख के बना रही हूँ। चाहे आप असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट की कर रहे हैं, या PGT कॉमर्स की, या MCOM या BCOM, या किसी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कॉमर्स स्ट्रीम के, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। मैं आप सभी को ध्यान में रख के ये MCQ करा रही हूँ और ये MCQ आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। और एक बात और कहना चाहती हूँ, हर लेक्चर में कहती हूँ, आज फिर कह रही हूँ कि अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो इन वीडियो सीरीज को अपने तक मत रखिएगा। आपके नोन में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव में, नेबर में अगर कोई भी कॉमर्स स्ट्रीम का है तो उसको ये वीडियो सीरीज जरूर शेयर करिएगा। सो कीप शेयरिंग, राइट। तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। डिविडेंड यील्ड प्लस द कैपिटल गेन यील्ड, नेक्स्ट इज डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर इक्विटी शेयर, नेक्स्ट इज डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय पार वैल्यू पर शेयर, अगला है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट प्राइस पर शेयर। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपको सॉल्यूशन में दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है ये थोड़ा सा बता देती हूँ। ये डिविडेंड पे आउट रेशियो आपने किस टॉपिक में सुना है, याद करिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो डिविडेंड डिसीजन आपने पढ़ा होगा, चार इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो जो डिविडेंड डिसीजन जब आपने पढ़ा होगा तो वहां पे आपने पढ़ा था डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक, तो अब मैं थोड़ा सा आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो बता देती हूँ। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो, इट इज अ रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड आउट टू शेयर होल्डर, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो कंपनी पे करती है टू इट्स शेयर होल्डर, इसका जो हम रेशियो निकालते हैं नेट इनकम ऑफ द कंपनी से, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड पे आउट रेशियो। इसी को हम डिविडेंड पे आउट रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय रिलेटिव टू नेट इनकम ऑफ द कंपनी, दिस इज डिविडेंड पे आउट रेशियो। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर divided by earning per share, earning per equity share. This is the formula of dividend payout ratio. ये dividend payout ratio का फॉर्मूला है। तो अब मेरे ख्याल से आप आंसर बता सकते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर इक्विटी शेयर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी डिफाइन एज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, तो ये भी हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिटर्न नेसेसरी टू मेक द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वैसे मैं लास्ट लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये टॉपिक छोड़िएगा नहीं, इसको पढ़ के जाइएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिटर्न नेसेसरी टू मेक अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशन जब कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेती है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कह लीजिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती है, तो कितना रिक्वायर्ड रिटर्न कंपनी के लिए जरूरी है, उसी को कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द वेटेड एवरेज ऑफ फर्म्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फर्म का जो वेटेड कॉस्ट ऑफ डेब्ट है और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, इसका जो वेटेड एवरेज होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो अब जरा मैं चारों ऑप्शन रीड कर रही हूँ, आप बताइएगा कौन सा सही आंसर है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बी डिफाइंड एज वेटेड एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल डेप्ट। ये अच्छा, यहाँ पे अगर ऑल डेप्ट की जगह डेप्ट एंड इक्विटी होता, वेटेड एवरेज ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी होता, तो ये ऑप्शन सही होता, बट केवल यहाँ डेप्ट बोला है इसलिए ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है, रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर, नेक्स्ट इज एवरेज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द फर्म, अगला है मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट द फर्म शुड अर्न। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने बता दिया है, तो मेरे ख्याल से आप आंसर कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, दिस इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न
दैट द फर्म शुड अर्न। ये मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो फर्म को अर्न करना चाहिए, या कह लीजिए ये रिक्वायर्ड रिटर्न है जो फर्म के लिए जरूरी है व्हेन द फर्म मेक नेसेसरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब कंपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती है तो जितना रिटर्न कंपनी को चाहिए, रिक्वायर्ड रिटर्न चाहिए, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है एट इनडिफरेंस लेवल, इनडिफरेंस लेवल पे ऑफ ईबीआईटी डिफरेंट कैपिटल हैव। एट इनडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी, ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। ईबीआईटी के इनडिफरेंस लेवल पे डिफरेंट कैपिटल हैव सेम ईबीआईटी, सेम ईपीएस, सेम पीएटी, सेम पीबीटी। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इनडिफरेंस लेवल क्या होता है ये थोड़ा सा इसका आइडिया दे देती हूँ, फिर आप खुद ही आंसर कर लेंगे। तो इनडिफरेंस पॉइंट क्या होता है? इनडिफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है ऑफ ईबीआईटी लेवल। ये ईबीआईटी लेवल का वो पॉइंट होता है एट विच ईपीएस अर्निंग पर शेयर इज सेम फॉर टू ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान। यानी दो ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान है, उनका ईपीएस अर्निंग पर शेयर सेम होता है एट इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का जो इनडिफरेंस लेवल होता है उस पर क्या होता है, उस पर ईपीएस जो है वो सेम होता है ऑफ टू ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान। दो ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान का जो ईपीएस होता है दैट रिमेन्स सेम एट इनडिफरेंस लेवल, ठीक है। भले ही ये जो दो फाइनेंशियल प्लान है इनका डेब्ट इक्विटी का मिक्स चाहे कुछ भी हो, ये जो दो ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान है, ठीक है, इनके डेब्ट इक्विटी का मिक्स चाहे कुछ भी हो, बट इनका क्या होगा, अर्निंग पर शेयर विल बी सेम। ये सेम होगा एट इनडिफरेंस लेवल, इनडिफरेंस लेवल पे सेम होता है। तो मेरे ख्याल से अब आप आंसर कर सकते हैं। बताइए कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है एबीसी एनालिसिस इज यूज्ड इन। जो एबीसी एनालिसिस है वो कहाँ यूज होता है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, रिसीवेबल मैनेजमेंट में, अकाउंटिंग पॉलिसी में, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में? तो एबीसी एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। एबीसी एनालिसिस इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि जो स्टॉक्स होते हैं उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। जो भी इन्वेंट्रीज होती हैं इन्हें तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में, ठीक है। ए कैटेगरी के प्रोडक्ट क्या होते हैं? ए कैटेगरी के वो प्रोडक्ट होते हैं जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट हो, जो महंगे कॉस्टली आइटम हो, डेलिकेट आइटम हो, और कंपनी फिर इनको लेस क्वांटिटी में रखती है, ठीक है। तो वो ए कैटेगरी के प्रोडक्ट होते हैं। सी कैटेगरी के प्रोडक्ट क्या होते हैं? वो प्रोडक्ट जो लो इन वैल्यू हो, जो कम वैल्यू के हों, बहुत महंगे नहीं हो, ठीक है, और कंपनी इनको ज्यादा क्वांटिटी में रखती है, ठीक है, वो सी कैटेगरी के होते हैं। और इन दोनों के बीच के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बी कैटेगरी में आते हैं। तो दिस इज एबीसी एनालिसिस, वन ऑफ द इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक। ये इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की एक टेक्निक है। तो अब मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ एंड मैनेजमेंट ऑफ फिक्स एसेट। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी और उससे पहले भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थोड़ा सा जब इंट्रोडक्शन बताया था, तो मैंने बताया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूनिट 1 में हम ये टॉपिक पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो पहले क्या था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये जो लिखा है ना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बट अर्लियर, पहले ये मेन ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन है। कौन कौन सी लिमिटेशन है ये भी मैं अभी डिस्कस किया है मैंने लास्ट के कुछ लेक्चर्स में। तो ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था ये था मेन ऑब्जेक्टिव पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन थी। तो इसलिए फिर बाद में ऑब्जेक्टिव क्या किया गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? अब ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। पहले होता था मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन थी। तो अब क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ इट शेयर। कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपने शेयर की वैल्यू को मैक्सिमाइज करे, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करे। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है।
तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने अभी बताया है, तो आप इसका आंसर खुद ही कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिफर्स टू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? इट इज अ फ्लोटेशन कॉस्ट, डिविडेंड, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या नन ऑफ द अबव। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है विच इज नेसेसरी टू मेक अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने के लिए जो भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जरूरी है उसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मेरे चैनल पे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सारे ही सब्जेक्ट की सीक्वेंस में लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसको मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल पढ़ाया है। तो इन वीडियो सीरीज का फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करिए। और अगर मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, राइट। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन्वॉल्व फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं, किसके? ऑल एसेट, ऑल करेंट एसेट, कैश एंड बैंक बैलेंस एंड रिसीवेबल एंड पेबल। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में किसके फाइनेंसिंग और मैनेजमेंट की बात हम करते हैं? तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपने टॉपिक पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में वी टॉक अबाउट ओनली करेंट एसेट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम करंट एसेट, नेट करंट एसेट की बात करते हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। दो कॉन्सेप्ट थे ना। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, यानी ऑर्गेनाइजेशन ने करंट एसेट में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको फाइनेंस करना, मैनेज करना, ये सब ये होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में। नेट वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो हम ये जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है इसमें हम करंट एसेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसी को मैनेज करना, उसी को फाइनेंस करना, उसी के बारे में यहाँ पे आपको डिफरेंट एस्पेक्ट डिस्कस किए गए हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। तो अब मेरे ख्याल से आप आंसर कर सकते हैं, कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑल लिस्टेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। जितनी भी लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी मतलब वो कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, ठीक है। तो ऑल स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। उन्हें क्या प्रिपेयर करना जरूरी है? फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर या ऑल ऑफ द अबव। क्या बनाना होता है? तो जो जितनी भी कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं उनको देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट तो नहीं बनाना होता है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कब बनाया जाता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया जाता है जब कंपनी लिक्विडेट होती है, जब कंपनी बैंकरप्ट होती है, ठीक है। जब कंपनी या कह लीजिए कोई इंडिविजुअल जब बैंकरप्सी डिक्लेयर करता है, लिक्विडेट होता है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया जाता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, इनको लिस्ट किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, तो ये तो एकदम नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो कंपनी जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उन्हें क्या प्रिपेयर करना होता है? उन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है ऑन एनुअल बेसिस, ठीक है। तो कैश फ्लो, वैसे भी ये 12th क्लास में जो लोग कॉमर्स के हैं उन्होंने पढ़ा होगा, 12th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी एक टॉपिक था कि कंपनी जो है उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से अकाउंट, कौन कौन से स्टेटमेंट प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपने पढ़ा था, ठीक है। और वहां पर भी बताया गया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेशियो एनालिसिस कैन बी यूज, रेशियो एनालिसिस कैन बी यूज टू स्टडी लिक्विडिटी, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेट्रा ऑफ अ फर्म।
रेशियो एनालिसिस का यूज किया जाता है क्या स्टडी करने के लिए? लिक्विडिटी, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब स्टडी करने के लिए हम रेशियो एनालिसिस यूज करते हैं। ठीक है। व्हाट डज डेब्ट इक्विटी रेशियो हेल्प टू स्टडी? ये जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है, इससे ऑर्गेनाइजेशन क्या स्टडी करता है? ये दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है। तो रेशियो एनालिसिस मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है ऑलरेडी, 5 वीडियोस में मैंने इस पूरे टॉपिक को कवर किया है। तो वहां मैंने बताया था रेशियो एनालिसिस में जितने भी रेशियोज हैं इन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन से रेशियोज हैं? लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो एंड सॉल्वेंसी रेशियो। ये 4 कैटेगरी में जितने भी रेशियोज हैं उन्हें डिवाइड किया गया है। और ये जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है ना, दिस इज द सॉल्वेंसी रेशियो। ये जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है ये है सॉल्वेंसी रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट। जो ऑर्गेनाइजेशन का जो टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट है उसका क्या रेशियो है इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी से, यही हम निकालते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो में। और ये क्या है? दिस इज अ सॉल्वेंसी रेशियो। ये ना लिक्विडिटी है, ना प्रॉफिटेबिलिटी है, ना टर्नओवर है। राइट चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है अ फर्म्स डिटरमाइन द शेयर होल्डर वेल्थ बाय टेकिंग। जो फर्म है वो डिटरमाइन करती है शेयर होल्डर्स वेल्थ। कैसे डिटरमाइन करती है? पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द फर्म। कितने नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉय किए हैं इसके बेसिस पे निकाला जाता है। या बुक वैल्यू ऑफ फर्म्स एसेट लेस द बुक वैल्यू ऑफ इट्स लाइबिलिटी। या अमाउंट ऑफ सैलरी पेड टू एम्प्लॉय। या मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द फर्म। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि शेयर होल्डर वेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैसे फाइंड आउट करती है। ठीक है। तो आपने पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू क्या है? एसेट। दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट, दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है। तो ये जो कैपिटल है यही तो शेयर होल्डर्स वेल्थ है। तो कैपिटल क्या है? एसेट माइनस लाइबिलिटी। ठीक है। कैपिटल क्या है? एसेट माइनस लाइबिलिटी। शेयर होल्डर वेल्थ क्या है? बुक वैल्यू ऑफ फर्म्स एसेट लेस द बुक वैल्यू ऑफ फर्म्स लाइबिलिटी। ठीक है। तो फर्म को अगर डिटरमाइन करना है शेयर होल्डर्स वेल्थ तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? बुक वैल्यू ऑफ फर्म्स एसेट, ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट्स हैं उनकी बुक वैल्यू, इसमें से माइनस करेंगे बुक वैल्यू ऑफ इट्स लाइबिलिटी। तो इससे पता चलेगा शेयर होल्डर्स वेल्थ कैपिटल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कैपिटल बजटिंग टेक्निक विच कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज बेस्ड ऑन। कैपिटल बजटिंग की वो टेक्निक जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे बेस्ड है उन्हें दे आर जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? कैश फ्लो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेस्ट रेट ऑन बोरोइंग, लास्ट डिविडेंड पेड। ये किस पे बेस्ड है? ठीक है। तो वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। जो कैपिटल बजटिंग है उसकी जो टेक्निक्स हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? एक है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक और एक है नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट सॉरी कैश फ्लो नहीं, कैपिटल बजटिंग यानी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन लेती है इसकी टेक्निक को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, एक है नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। तो क्वेश्चन कह रहा है वो टेक्निक्स विच कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक होती है ना वो कंसीडर करती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, और नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं कंसीडर करती है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो इसमें कहा गया है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जो कंसीडर करती है टेक्निक वो किस पे बेस्ड है? वो कैश फ्लो पे बेस्ड है, अकाउंटिंग प्रॉफिट पे, इंटरेस्ट रेट पे, कि लास्ट डिविडेंड पे? तो इट इज बेस्ड ऑन, अब तो आप बता सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन कैश फ्लो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए तो इसका नाम है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। तो ये किस पे बेस्ड है? कैश फ्लो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राइट चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेब्ट फाइनेंसिंग इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। जो डेब्ट फाइनेंसिंग है, डेब्ट मतलब डिवेंचर के फॉर्म में, लोन के फॉर्म में जो ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस करती है, इट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये सस्ता सोर्स है फाइनेंस का। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कारण, रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण, टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट के कारण, या डिविडेंड नॉट पेएबल टू लेंडर। ठीक है। तो डिविडेंड नहीं दिया जाता लेंडर को इसलिए। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि क्यों डेब्ट चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो आप जानते होंगे देयर आर 2 मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस। फर्म को अगर फाइनेंस करना है तो 2 मेन सोर्स हैं।
कौन कौन से? शेयर एंड डिवेंचर, जैसे डेब्ट भी कहेंगे। तो शेयर और डिवेंचर दो मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस है। दोनों के कुछ कुछ पॉजिटिव पॉइंट है और कुछ निगेटिव पॉइंट है। शेयर के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, ऐसे ही जो डेब्ट है उसके भी कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। डेब्ट का फायदा क्या है? डेब्ट का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि डेब्ट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। जो डेब्ट है, डिबेंचर है, ये एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। क्यों? बिकॉज ऑफ द टैक्स बेनिफिट। जो डेब्ट है चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है क्योंकि टैक्स बेनिफिट मिलता है इसमें। इसमें जो भी इंटरेस्ट पे किया जाता है दैट इज टैक्स डिडक्टेबल। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द टर्म फ्लोट इज यूज्ड इन, ये जो टर्म है फ्लोट कहाँ पे यूज होता है? रिसीवेबल मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, मार्केटेबल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये कहाँ पर यूज होता है? तो ये जो टर्म फ्लोट है, पहले मैं इसके बारे में बता देती हूँ, ठीक है, फिर आप खुद ही आंसर कर लेंगे। जो फ्लोट है उसका मतलब होता है डबल काउंटेड मनी। ये जो फ्लोट जो टर्म यूज होता है फाइनेंस में, इसका मतलब होता है डबल काउंटेड मनी। ये वो पेड सम है, ठीक है, विच इज ड्यू टू डिले इन प्रोसेसिंग अपीयर्स साइमल्टेनियसली इन अकाउंट ऑफ पेई एंड पेयर। यानी ये वो पे किया हुआ अमाउंट है जो पेयर के और पेई के दोनों के अकाउंट में साइमल्टेनियसली अपीयर होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है डबल काउंटेड मनी। और ये साइमल्टेनियसली क्यों अपीयर होता है? बिकॉज ऑफ द डिले इन प्रोसेसिंग। बैंक में जो प्रोसेसिंग में जो डिले होता है, इसकी वजह से क्या है, जो अमाउंट है वो पेयर के अकाउंट में भी शो होता है, पेई के भी अकाउंट में शो होता है। तो ये जो डबल काउंटेड मनी होता है ना, इसी को कहा जाता है फ्लोट। ठीक, तो फ्लोट इज यूज्ड इन, अब आप बता सकते हैं, फ्लोट इज यूज्ड इन कैश मैनेजमेंट। फ्लोट कहाँ यूज होता है? कैश मैनेजमेंट में। ये टर्म जो यूज होता है वो कैश मैनेजमेंट में यूज होता है। ठीक है, तो चलिए दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ये आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था। अगर मैंने जो आज जो कुछ भी पढ़ाया आपको अच्छा लगा, पसंद आया, समझ में आया, तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।